हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ जो थर्ड पार्ट होगा, लेक्चर नंबर 3 क्लास 12 मॉडल जो आपका सेट जारी किया गया है जैक के द्वारा उसका। ठीक है, तो सेट नंबर फर्स्ट का आज जो लेक्चर है थर्ड, उसमें आपका सेक्शन बी में जो क्वेश्चन बच गया था, 3 क्वेश्चन बचा हुआ था आपका 12, 13 और 14, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आज 3 क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कहते हैं 3 वेक्टर दिया हुआ है। देखिए वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। एक वेक्टर ए वेक्टर है i प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। कहता है कि फाइंड डी वेक्टर, आपको डी वेक्टर ज्ञात करना है। और इस प्रकार से है कि विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है डी वेक्टर। ठीक है, उस डी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। और साथ में दिया है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, 15 दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक कोई 2 वेक्टर है, सपोज करो ये है और ये मान लो बी है, ऐसा कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इन दोनों पे डी हमारा परपेंडिकुलर है। दोनों हमारा क्या बेटा यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी वेक्टर। तो इस डी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। साथ ही साथ ये जो है सी और डी डॉट वो आपका कितना है 15। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक वेक्टर जैसे सपोज करो मैं ले रहा हूं, है ना, जैसे ये देखो 3 कलम है ना, मान लो एक ए वेक्टर है ये वाला, ये दूसरा बी वेक्टर है, ये दोनों पे एक कोई परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ए वाला जो दिख रहा है ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा डी वेक्टर है जिसका फाइंड करना है। अगर कोई एक वेक्टर 2 अलग अलग वेक्टर पे अगर परपेंडिकुलर होता है, अगर कोई 2 वेक्टर पे एक दूसरा एक वेक्टर है जो उस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो हमेशा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्रॉस का मतलब है, सॉरी बराबर नहीं, समांतर होता है, मतलब पैरेलल होता है। एक यानी देखो फिर से समझा रहा हूं, एक कोई ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर है, ये वाला डी वेक्टर है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ना, वो समझ करो कि ये मार्कर यहाँ पे आ गया, तो ये हमेशा इसका ये पैरेलल होगा किसका, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एक ए क्रॉस बी होगा इस वेक्टर का, ए क्रॉस बी, जो ये दोनों समांतर हो जाएंगे। ठीक है, डी और ए क्रॉस बी क्या होंगे, समांतर। वही बात लिखा है कि द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, ध्यान देना ही परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर सो मस्ट बी पैरेलल टू द ए क्रॉस बी वेक्टर। तो अपने क्रॉस प्रोडक्ट का वो पैरेलल हो जाएगा अगर उन दोनों वेक्टर पे कोई दूसरा वेक्टर पैरेलल है तब, तो डी और ए क्रॉस बी दोनों पैरेलल होगा। अब रीजन ये आता है कि पैरेलल का कंडीशन क्या होता है वेक्टर में, तो ध्यान से सुनो। अगर कोई 2 वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर है, सपोज करो कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो हमेशा ए वेक्टर लेमड़ा बी वेक्टर के बराबर होता है। ये अपना प्रॉपर्टी है वेक्टर का। अगर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर तो ए वेक्टर बराबर लेमड़ा बी वेक्टर, जहां पे लेमड़ा कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डी वेक्टर इस पे पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है ये दोनों वेक्टर, तो हम गारंटी कहते हैं कि जो डी वेक्टर होगा वो लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा, दिस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया ये खेल। तो यहां पे देखिए समझिए, ये अपना खुद से लिख लेना, गिवन दैट में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इतना तो लिख ही सकते हो। मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूं कि अगर कोई वेक्टर परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो जरूर उसका पैरेलल होगा उसी का क्रॉस प्रोडक्ट का। मतलब ये हुआ कि डी वेक्टर जो होगा वो लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब सवाल आता है कि हमें ए क्रॉस बी चाहिए। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं।
कोई भी वेक्टर का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे दोगे, यहाँ पे आई, यहाँ जे और यहाँ क्या लिखोगे के। ठीक है, जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पे आई हो गया, जे हो गया और क्या हो गया, के हो गया। अब देखो ए क्रॉस बी है तो ए का कोफिशिएंट निकालना, तो ए का कोफिशिएंट क्या है 1 4 2, तो यहां लिखोगे क्या 1 4 2। फिर बी का है तो बी का कोफिशिएंट लिखो 3 - 2 7, तो लिखेंगे 3 - 2 7। क्लियर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का स्टाइल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जिस समय आई लेंगे तो क्या होगा, ये ला गैप होता है, ये गैप होगा, मतलब ये दोनों लेस कर दो और ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो हो जाएगा 7 कितना 28, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 दूना 4, ये बेसिक डिटरमिनेंट का रूल होता है। फिर माइनस जे हो जाएगा, जे का लेंगे तो फिर क्या होगा, ये ला गैप हो जाएगा अबर और ये गैप होगा, तो ये इसके साथ, तो 1 × 7 7 और 2 इसके साथ -6। फिर यहाँ पे के लेंगे, के का लेंगे तो फिर ये गैप होगा, तो ये इसके साथ हो जाएगा -2 और ये इसके साथ 4 × 12 -12, बीच में माइनस दिया जाता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 28 में 4 जाएगा तो बेटा आपका 24 आई, फिर 7 में 6 गया 1 माइनस जे और -2 और -12 -14 के हो गया। ये निकल गया ए क्रॉस बी वैक्टर। अब ए क्रॉस बी वैक्टर तो आपका निकल गया 24 आई -जे -14 के। जब ए क्रॉस बी निकल गया, क्या ये वैल्यू यहां बैठा सकता हूं, तो यहां देखिए देयरफॉर फ्रॉम 1 से डी वैक्टर आएगा लेमड़ा टाइम ऑफ 24 आई -जे -14 के। ये निकल गया आपका डी वैक्टर। ठीक है, मतलब आप मल्टीप्लाई करो तो 24 लेमड़ा आई माइनस लेमड़ा जे और -14 लेमड़ा के, ये निकल गया आपका डी वैक्टर। ठीक है, अब जब आपका डी वैक्टर निकल गया है तो फिर अगला केस क्या दिया है कि C डॉट डी वैक्टर इज इक्वल टू 15। नाउ आगे का केस है C वैक्टर डॉट डी वैक्टर इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये हुआ कि C वैक्टर कितना है, तो ये दिया हुआ है C वैक्टर, क्या दिया हुआ बेटा आपका 2i -j +4k डॉट प्रोडक्ट डी वैक्टर, तो डी मैंने तो निकाल के रख लिया यहाँ पे है, तो 24 लेमड़ा आई माइनस लेमड़ा जे -14 लेमड़ा के बराबर कितना दिया है 15। अब यहां से समझिए, कभी भी दो फैक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है, अगर लेक्चर नंबर 1 सुने होंगे तो उसमें पता चल गया होगा, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई वाला आई के कोफिशिएंट के साथ गुना करते हैं, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। ठीक है, तो यहां देखो 24 लेमड़ा को गुना करेंगे 2 से, तो 24 दूना 48 लेमड़ा, फिर माइनस लेमड़ा और 1 है और यहाँ माइनस लेमड़ा, तो माइनस माइनस प्लस लेमड़ा हो जाएगा, 4 है और यहाँ -14, तो 14 4 जाए कितना होगा, तो 4 चक 16 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 चक 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 56 और साथ में लेमड़ा बराबर कितना है 15। अब बताओ यहां से लेमड़ा का वैल्यू फाइंड आउट होगा कि नहीं, हो जाएगा, तो 48 में 56 गया तो बच गया 2 -8 लेमड़ा प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 15, यानी लेमड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -7 लेमड़ा इज इक्वल टू 15, यानी लेमड़ा का वैल्यू आ गया 15/7, यानी -15/7 आ गया लेमड़ा का वैल्यू। अब देखो जो लेमड़ा का वैल्यू निकल गया वो आपको कहां बैठाना है, यहाँ पे, यानी इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो यही तो डी वैक्टर निकलेगा, तो तब जाके निकला है। सो देयरफॉर डी वैक्टर इज इक्वल टू लेमड़ा टाइम्स ऑफ इतना था ना, अरे डायरेक्ट ये वाला देख लो यहां से गौर से, तो लेमड़ा का वैल्यू कितना आया -15/7 और जो है वो लिख दो, यानी 24i -j -4k, यही आपका डी वैक्टर फाइंड करना था। क्लियर है, फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई वेक्टर दो अलग वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इस वेक्टर का पैरेलल होगा, और अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो ए वेक्टर बराबर लेमड़ा बी वेक्टर होगा, यानी कोई स्केलर नंबर के बराबर होगा। जैसे बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि ए वेक्टर बराबर 2i + 4j + 8k,
बी वेक्टर लिख रहा हूं, मान लो i प्लस 2j प्लस 4k। क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं? तो कैसे चेक करेंगे, याद समझो। या तो b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 100% है कि a वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ b वेक्टर के बराबर होगा। तो यही लेम्डा का वैल्यू है 2। बात समझ में आया? तो अगर कोई कोफिशिएंट मतलब कुछ कॉमन लेके अलग दूसरे वेक्टर के बराबर दे दे तो वो दोनों वेक्टर ऑलवेज पैरेलल होते हैं। तो उसी बात को ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये डी वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर था तो ये दोनों पैरेलल था तो ये कंडीशन होगा, और ये कंडीशन है तो मैंने यहां रख दिया और वहां से इन दोनों से a क्रॉस b निकाल दिया। निकालने पे मैंने बैठाया तो ये निकल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। मैंने लेम्डा को अंदर ले गया, लेने के बाद जो कंडीशन था c डॉट डी उसको लेके आया, c का वेक्टर दिया था ये बैठाया, यहाँ d का वेक्टर मैंने ये निकाल दिया था। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो i वाला i कोफिशिएंट को गुना करते हैं, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो यहां से लेम्डा का रिलेशन आया, लेम्डा का वैल्यू फाइंड हुआ। अब जो लेम्डा का वैल्यू जो फाइंड हुआ वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो d का वेक्टर निकाल के रखा था, क्योंकि लेम्डा हमें पता नहीं था वहां पे, तो लेम्डा का वैल्यू बैठा दिया, वही रिक्वायर्ड उसका वेक्टर निकल गया। ठीक है, तो ये था आपका वेक्टर का 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। दो ठो लाइन दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आर वेक्टर बराबर 3i माइनस जे प्लस माइनस 2k, ठीक है, प्लस लेम्डा इंटू आई माइनस जे माइनस 2k। फिर एंड दूसरा का जो आर वेक्टर बराबर दिया है 2i माइनस जे माइनस 56k प्लस म्यू इंटू 3i माइनस 5j माइनस 4k। ध्यान रहे कि ये लेम्डा और म्यू जो है कोई भी स्केलर नंबर रह सकता है। ठीक है, तो देखो एक चीज बताता हूं, वेक्टर फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशन होता है, ध्यान में रखना बेटा, वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन का जो लाइन होता है वो इस टाइप से होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ दो ठो लाइन था इसलिए a1 a2 करके मैंने मान लिया। तो पहला आपका जो लाइन का इक्वेशन है a1 वेक्टर प्लस लेम्डा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर। अगर दो ठो लाइन दिया रहेगा वेक्टर फॉर्म में तो जो लेम्डा के बाद यानी जो भी यहाँ पे लेम्डा, यहाँ देखो लेम्डा की जगह वेस टी भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है स्केलर नंबर, ठीक है ना। तो उसके बाद जो होगा उसको हमेशा b1 वेक्टर मानना और उसके बाद जो सेकेंड वाला के कांस्टेंट के बाद जो होगा उसको b2 वेक्टर मानना। अब अगर एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने जनरल फार्मूला बता दिया। अब इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हर बार पूछा जाता है, याद रखना। दो लाइन वेक्टर फॉर्म में दे देगा और उसके बीच में एंगल पूछ देगा, तो जो भी लेम्डा के बाद देखोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, कभी लेम्डा ना लिखे, कभी कह देगा एस, कभी टी भी लिख देगा। कोई भी यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ले सकता है, बात समझ में आ रहा है। तो इसके बाद जो रहेगा वो b1 हो जाएगा, सेकेंड वाला b2 कर लेना और वो फार्मूला बैठा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना, ये वाला जो रहेगा उसको b1 मान लेना। तो b1 वेक्टर कितना दिया है, i माइनस जे माइनस 2k एंड b2 वेक्टर कितना दिया हुआ है, तो 3i माइनस 5j माइनस 4k। बस यहां से आपको छाट लेना, कुछ भी नहीं करना है, खाली सॉल्यूशन में थोड़ा सा इज्जत देके लिखोगे कि गिवन दैट मेला लिख के उसके बाद ये हो गया b1 वेक्टर और ये हो गया b2 वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद उस फार्मूला को लगा देना। सो देयरफॉर एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। अब सवाल आता है कि b1 b2 अभी जस्ट फिर बताए थे डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे। तो देखो b1 वेक्टर कितना है भाई, तो i माइनस जे माइनस 2k डॉट फिर b2 वेक्टर कितना है, तो 3i माइनस 5j माइनस 4k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1। तो देखो बार बार बोल रहा हूं, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जो भी i j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ दें। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, इसका कोफिशिएंट कितना है -2 है। फिर किसका वेक्टर है, b2 का मैग्नीट्यूड, तो b2 वेक्टर ये है, तो 3 का स्क्वायर
-5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से समझिए, दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दो टाइप का वेक्टर होता है ना, तो इस तरह का बिंदु जो रहेगा उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जो क्रॉस होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन में बता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे समझो डॉट प्रोडक्ट है तो 3i वाला i के साथ गुना होगा, तो यहाँ कितना होगा 3, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ जाएगा 5, फिर माइनस माइनस प्लस, और 4 गुना कितना होगा 8। हमेशा आई जे का जो भी कोफिशिएंट यानी आई के आगे जो जो होगा ना, तो आई वाला के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ बताओ ये कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 6 यानी √6। फिर ये ला कितना आएगा, तो देखो 9, थोड़ा बड़ा डाटा है, 9 25 प्लस 16 इतना आएगा कि नहीं। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 16 हो जाएगा, √6 और √100 ये कितना हो गया आपका, तो 16 और 9 25 25 25 कितना हो गया 50, ये इतना आ गया। अगर टूटता है तो अच्छी बात है, तोड़ दो, है ना, टूटेगा कुछ आएगा छोटा मोटा, जो भी आएगा कर लेना, है ना। तो यहाँ देखो cos थीटा बराबर आ गया 16/√6, और 50 का अगर तोड़े 25 दूना 50 होता है, तो हो जाएगा 5√2। कहने का मतलब है 16/5 √100, और 6 दूना कितना कर देना 12। यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लास्ट में देखो अब कोई ऐसा सोल्यूशन हो कि तो एंगल आया नहीं, अगर आता 1/2 √3/2 या 1 होता या 0 होता तो एंगल लिख लेते, लेकिन इस टाइप का कोई एंगल पड़े होगा नहीं पड़े हो। तो जब नहीं पता रहेगा ना एंगल को, तो हमेशा थीटा बराबर क्या करोगे, ये इनवर्स में इधर भेज देना, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 16/5√12। ये इस तरह का आंसर देने का तरीका होता है। ठीक है, तो बस ये और आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको b1 b2 छांटना था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वही आपका एंगल निकल जाएगा। अगर कोई वैल्यू आएगा तो उसका एंगल बैठा देंगे, और अगर नहीं है तो आराम से इसी तरह आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, कहता है एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल्स। ठीक है, so if a family has two children, so what is the conditional probability that both are girls, given that पहला the youngest is a girls, दूसरा at least one is a girls। अब समझाता हूं, कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया, आप ही नहीं हो, सबका ही हाल है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कहता क्या ना, एक फैमिली है, फैमिली का मतलब होता है एक घर का फैमिली है जिसमें दो मियाँ बीवी हैं, ठीक है, जो भी पेरेंट्स हैं, और एक घर में बच्चा होने का दो प्रोबेबिलिटी है, या तो बॉयज होगा या तो गर्ल्स होगा, लड़का या लड़की, दोनों में से 50-50 चांस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले कौन होगा कौन नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है कि इक्वली लाइकली, यानी होने का जो चांसेस है वो या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल्स हो सकता है। ये एज्यूम किया जा रहा है दो बच्चा जन्म होने के लिए। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड, प्रत्येक जो बच्चा जन्म होगा एक फैमिली में, वो दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो गर्ल्स होगा या तो बॉयज होगा। ठीक है, अब कहता है कि हैज 2 चिल्ड्रेन, तो एक फैमिली में कितने चिल्ड्रेन है बेटा आपका, 2 चिल्ड्रेन है, 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने लोग रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब होता क्या है उसको समझो। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। ठीक है, तो PA/B का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो PA/B का मतलब होता है कि B ऑलरेडी गिवन है, यानी B का घटना हो चुका है, और उसमें जो होने वाली घटनाएं हैं वो A कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल बताता हूं, मान लो कि आप अभी एग्जाम देने वाले हो, तो आपने एक घटना हो चुका है, आपने एग्जाम दे दिया, अब उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं। तो बी आपका एक घटना हुआ, एग्जाम दिया, आपने एग्जाम दिया, वो कंडीशनल हो गया, बी हो चुका है। ठीक,
उसमें आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आप पास होंगे कि फेल होंगे। तो एग्जाम देना बी हो गया, उसमें क्या रिजल्ट होगा वो ए हो गया। तो ये कंडीशन हुआ, कंडीशन नहीं हुआ। अरे एग्जाम में पास फेल कब होगा, जब एग्जाम दोगे तब ना होगा। इसका मतलब पहला कंडीशन हुआ एग्जाम दिया, दूसरा कंडीशन ये हुआ कि एग्जाम में पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कि कंडीशन ये है कि जब तक आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक आपका फेल और पास होने का कोई रीजन नहीं है। तो एग्जाम दो तब पास फेल होने का रीजन आएगा। तो कंडीशन ये है कि पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो बी हो गया आपका एग्जाम देना और ये हो गया आपका रिजल्ट। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, जो आपने एग्जाम दिया उसकी प्रोबेबिलिटी कि 2 साल का मेहनत किए उसका मैंने यहाँ पे रख रहा हूं। सर इंटरसेक्शन कैसे होगा, तो भैया कॉमन का मतलब है अगर पास होना है तो जो एवरेज मार्क्स होगा 45% मार्क्स उसको लाना होगा 33%, उसको बोलते हैं एवरेज में। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, बट प्रोबेबिलिटी से सभी को डर लगता है। कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, कोई टेंशन नहीं लेना। राइट, यहाँ पे देखो एक फैमिली है। पहली बात मान लेंगे लेट बी, हम लोग मान लेंगे बॉय को और बॉय और गर्ल्स, और स्मॉल जी मान लेते हैं हम लोग गर्ल्स को। ठीक है ना, गर्ल को हम लोग मान लेते हैं जी और बॉयज को मान लेते हैं बी। बी मतलब बॉयज और जी मतलब गर्ल्स। ठीक, अब इसका हम लोग फिर क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस हमेशा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा, सैंपल स्पेस, जिसको कहा जाता है कुल परिणाम, यानी टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे क्या क्या, ऐसा हो सकता है कि दोनों लड़का हो या दोनों लड़की हो या एक लड़का हो एक बॉयज हो, एक गर्ल्स हो एक बॉयज हो। तो देखो सैंपल स्पेस लिखा जाता है। सैंपल स्पेस हम लोग एस से लिखते हैं और एस बराबर क्या क्या पॉसिबिलिटी लिखो। ऐसा हो सकता है कि दोनों बॉयज हो सकता है, पहला भी बॉय हुआ हो यानी पहला बार में लड़का हुआ हो फिर लड़का हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि पहला में बॉय दूसरा में गर्ल्स, या पहला में गर्ल्स दूसरा में बॉय, या दोनों में गर्ल्स। क्लियर है। तो क्या इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा क्या। एक फैमिली में अगर 2 बच्चा है तो इस टाइप का कंडीशन, या तो दोनों बॉयज होंगे या तो एक बॉयज एक गर्ल्स। तो पहले बॉय फिर बाद में गर्ल्स हुआ होगा, नहीं पहले गर्ल्स उसके बाद बॉय हुआ होगा, या तो दोनों बार गर्ल्स हुआ होगा। ठीक है, तो यहां तक ये 4 कंडीशन है। तो सिंपल स्पेस का टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो गया बेटा आपका, 4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें किसका फाइंड करना है, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है ना, बोथ आर गर्ल्स। कभी भी कंडीशन में क्वेश्चन दिया रहेगा ना जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, उसको हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे ई, क्या मान लेते हैं बेटा, ई बराबर मान लेते हैं इवन दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है ना, कि दोनों गर्ल्स होने की क्या संभावना है। तो भाई दोनों गर्ल्स होने के लिए क्या क्या होगा, जी और जी खाली आएगा, और कोई आएगा क्या, दोनों गर्ल्स हो यानी इस फैमिली में दोनों लड़की ही हो, तो दोनों लड़की कब होगा, दोनों गर्ल्स आ जाएगा। तो इसका टोटल सिंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ई का कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है पहला नंबर में, उसको हम लोग मान लेते हैं एफ मान लेना। ठीक है, कहता है द यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, द यंगेस्ट, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो क्वेश्चन है बस उसी को लिख रहा हूं। यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, एक गर्ल्स होंगे यंगेस्ट। अब देखो यंगेस्ट का मतलब, इस वर्ड का मतलब समझो। ठीक है ना, जैसे मैं कह रहा हूं, मान लो तुम अपने घर में एक आपकी सिस्टर है और एक तुम हो, या तुम लोग दोनों भाई हो। ठीक है, और उसमें सपोज करो तुम बड़े हो, तुम क्या हो, बड़े हो, और उससे तुमसे एक छोटा भाई होगा। जैसे हम है, मान लो हम आपके भाई हैं तो हम आपसे बड़े हुए तो हम यंगेस्ट कहलाएंगे। बात समझ में आया। और जो छोटा है वो बेबी कहलाएगा। तो तुम बेबी हो, मैं यंगेस्ट हूं। बात समझ में आया दोनों भाई का। तो एफ किसकी घटना मान रहा हूं, जो यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, यानी गर्ल्स बड़ा होना चाहिए। गर्ल्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है एफ में। तो ऐसा हो सकता है बॉयज गर्ल्स, बॉय छोटा होगा उसके बाद गर्ल्स हुआ बड़ा हुआ होगा। सॉरी नहीं सॉरी। देखो इस यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, यंगेस्ट का मतलब होता है जो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है, छोटा। ठीक है ना, जैसे आप हमसे छोटा हैं तो आप यंगेस्ट हैं। यंग नहीं कहा जाता, यंग है। तो
अगर आपको और हमने कंपेयर करना है तो आप यंगेस्ट होंगे, बात समझ में आ रहा है। तो यंगेस्ट बताओ, यंगेस्ट में ऐसा होगा तो एफ में कौन कौन घटने आएगा, ऐसा होगा कि पहला बार में बॉयज हुआ होगा, अगर पहला बार में लड़का हो रहा है तो दूसरा बार में क्या हुआ, मान लो लड़की हो गया, तो ये यंगेस्ट हो गया, ये छोटी होगी, मतलब छोटा बच्चा कौन होगा। तो अगर पहला बार में बॉय है तो दूसरा बार में मान लेते हैं गर्ल्स है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों बार में गर्ल्स हो, तो पहला गर्ल्स सेकंड गर्ल्स, तो सेकंड गर्ल्स तो छोटा हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि यंगेस्ट में क्या रखना है, गर्ल्स को रखना है, यानी छोटी बच्ची में आपको गर्ल्स को रखना है। तो पहला बॉय दूसरा गर्ल्स हो सकता है या दोनों गर्ल्स हो सकती है। क्या ये वाला कंडीशन होता है क्या, नहीं, क्योंकि पहला में गर्ल्स रखते हैं तो छोटा कौन हो जा रहा है, बॉय हो जा रहा है, नहीं यंगेस्ट कौन हो रहा है, बॉय, तो बॉय को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें रखना किसको है, गर्ल्स को रखना है। अब बताओ ये कंडीशन कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका नंबर ऑफ एफ कितना हो गया बेटा, आपका 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगला कंडीशन आता हूं, है ना, चलो पहले इसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं। देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इस टाइप का फार्मूला चाहिए, फार्मूला होने के लिए क्या चाहिए, देखो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो पीई का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो पीई का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एनई बटा एनएस। एनई कितना है बेटा आपका 1 है, एनएस कितना है आपका 4 है, तो 1/4 निकल गया पीई का मान, ठीक है। फिर निकालेंगे हम लोग पीएफ, पीएफ में हो जाएगा नंबर ऑफ एफ का घटना और नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ कितना है 2 है और नंबर ऑफ एस कितना है 4, यानी 1/2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। फिर इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ता है, तो फिर दोनों का कॉमन देखना जिसमें गर्ल्स बॉय दोनों हो। तो यहाँ पे देखो पी एफ, तो पी ए इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, दोनों बात बराबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इसमें गर्ल्स गर्ल्स, इसमें भी गर्ल्स गर्ल्स, तो इसका यानी कितना हो जाएगा पी इंटरसेक्शन का जी जी आएगा। मतलब पहले ये देखो कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, तो जी और जी मतलब 1 हो जाएगा नंबर ऑफ ई का, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1 हो गया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, टोटल नंबर सैंपल स्पेस, है ना, कुल परिणामों की संख्या, यहां पे आ गया 1 और ये 4, तो P इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बाई एफ, कहने का मतलब है यंगेस्ट में आपको गर्ल्स होने की, अभी दोनों गर्ल्स होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखो क्या हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, जो भी नीचे रहता है उसी से डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां बताओ पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा आपका, तो 1/4 है, बटा पी एफ का कितना मैंने लाया, तो 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/2, यानी दोनों गर्ल्स होगा जब उसमें स्मॉल यंगेस्ट का गर्ल्स में कौन सा होगा, मतलब उसमें जो घटनाएं घटेंगे गर्ल्स होने का वो कितना रहेगा 1/2, यानी आधा चांस है। क्लियर है, तो ये पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब देखो सेकेंड नंबर सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मैं बता दे रहा हूं, बाकी बात आप खुद कर लेना क्योंकि सारा डाटा मैंने निकाल दिया है। कहते हैं एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल्स, समझो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम इतना, जिसे मैं बताता हूँ। मान लो आप हजारीबाग आए हो पढ़ने के लिए या कहीं भी गए हो, तो सैलरी मिलती है घर से, भैया सर पापा देते हैं, है ना, तो पापा जो सैलरी देते हैं ना आपको, जैसे तो आपने अगर कहा कि नहीं जेनुअल जो खर्च होता है शहर में, मान लो कि आपका 2000 खर्च हो रहा है, तो घर में आप क्या बोलोगे कि कम से कम 2000 दो, 2000 से कम दोगे तो हम हजारीबाग नहीं जाएंगे या कहीं भी पढ़ने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी शहर में अगर हम रह रहे हैं तो 2000 हमको एटलीस्ट खर्च है। क्या अगर 2000 से आपको ज्यादा दिया जाए तो कब बेकार है क्या, बोला तब तो फिर सबसे अच्छा पापा आप ही हो, राइट। तो एटलीस्ट का मतलब होता है जितना जरूरत है वो तो चाहिए, अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो चाहिए वो चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पे कहता है 1 गर्ल्स, कम से कम 1 गर्ल्स हो, दोनों गर्ल्स हो चलेगा बट 1 से कम ना हो। तो बताओ इसको अगर हम मान लेते हैं, अगला को कुछ अलग मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं ना, कुछ सपोज कर लो कि यहाँ पे किसको मान ले भाई, चलो इसको भी एफ ही मान रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, इसको भी एफ मान रहा हूं, तो एफ में घटना मान रहा हूं एटलीस्ट 1 गर्ल्स का, ठीक है।
तो एटलीस्ट वन गर्ल्स, वन इज ए गर्ल। तो वन इज ए गर्ल में मतलब क्या क्या आएगा कि ऐसा हो सकता है बॉय गर्ल्स या गर्ल्स बॉय या फिर दोनों गर्ल्स। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम इन दोनों में एक गर्ल्स है या तो दोनों गर्ल्स हो जाए, ठीक है। लेकिन गर्ल्स बॉय बॉय में क्या गर्ल्स था, नहीं था, तो कम से कम एक तो गर्ल्स है ही दोनों में, ठीक है, दोनों हो जाए, अच्छी बात है। अब बताओ नंबर ऑफ एफ यहाँ कितना आ गया इसके लिए, तो यहाँ आ गया इसका 3, ठीक है। अब देखो इसका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन एफ इसके साथ, क्योंकि सबका अलग अलग इंटरसेक्शन निकलेगा। देयरफॉर इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा ई एफ का, तो ई का देखो ये वाला है जी जी, और इसके साथ इंटरसेक्शन निकालो तो कितना हो जाएगा, जी और जी इसमें भी है, तो ये भी खाली जी और जी आएगा, दोनों गर्ल्स होंगे। तो इसका नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसका कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इसी तरह फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ, मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं पी इंटरसेक्शन एफ का, तो 1 बटा कितना आएगा 4, क्योंकि इसका वैल्यू 1 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 4 है, तो 1 बटा 4 आ जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने पहले यहां लिख दिया, उसी तरह से भी इसको बनाना है। सिर्फ एफ के लिए कंडीशन ये था तो इसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला ये ला। अब यहाँ एफ के कंडीशन ये है तो इसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो पी इंटरसेक्शन एफ का आया 1/4 और पी एफ का यहाँ कंडीशन कितना हुआ, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाला है। चलो यहाँ देख लो, पी एफ का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, टोटल 4 में से 3 कंडीशन को आ रहा है, तो हो जाएगा 3 बटा 4, यानी आएगा 4 से 4 1 बटा 3। तो एटलीस्ट 1 गर्ल होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और यंगेस्ट इज ए गर्ल्स होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इस तरह से सोल्यूशन बनाना था जो मैंने आपको क्लियर कट करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका सेक्शन बी नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लाएंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी शायद एक वीडियो में आपको पूरा मिल जाए या तो 2 वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपका, तब तक यहाँ के लिए आपको यहाँ तक इसको आपको शट डाउन करते जाए और लास्ट में रिवीजन करके आप कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कर दें, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करें, ये काफी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, क्लियर है। और ये जो नंबर स्लाइड कर रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस पे आप कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।